तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज के इस वीडियो हम लोग जानेंगे क्लास 9 साइंस का एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो कि चैप्टर नंबर 3 है। तो इसके पहले पार्ट में हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन कि इसके बारे में क्या है, इस चैप्टर में क्या है मेनली हम लोग को पढ़ने का, तो वो सब चीजें हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंटरेस्ट जगाते हैं कि क्या है इसमें चैप्टर, पूरे चैप्टर में हम लोग को क्या मिलेगा पढ़ के। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या लॉ ऑफ पीछे से वर्क करती है जिसके आधार पे वो कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, तो वो सब चीजें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटम्स क्या होते हैं, बहुत ही फैसिनेटिंग टर्म है एटम्स क्या होते हैं, तो ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल्स का क्या होते हैं। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो वो सारे कंफ्यूजन इस चैप्टर में दूर होने वाले हैं। तो ये सब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल देखने में कैसे होते हैं वो भी हम लोग जानेंगे, तो ये सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आयंस क्या होते हैं, कैसे ये डिफरेंट करते हैं मॉलिक्यूल से, एटम से। तो आयंस क्या होते हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ये सब चीज हम लोग इसमें जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, किसी भी चीज का हम लोग केमिकल फॉर्मूला जो लिखते हैं तो उसका लिखने का तरीका हम लोग जानेंगे। मेनली आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उसका हम लोग इसमें फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, तो वो हम लोग इसमें जानने वाले हैं। इस चैप्टर में हमने उसको सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी जो कंपाउंड है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका फॉर्मूला CO2 ही क्यों होता है, या कैल्शियम सल्फेट है तो CaSO4, तो ये CaSO4 जो है तो ये कैसे बनता है, तो ये इसका जो फॉर्मूला है इसको हम लोग लिखना इसमें सीखेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो ये दोनों टर्म को भी हम लोग इसमें जानेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले कुछ बात करते हैं कि जैसा चैप्टर में दिया हुआ है कि एंशिएंट डिस्कवरी क्या हुई थी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। ऐसा नहीं कि आज ही हम लोग जाने हैं, कुछ ही 100-200 साल में जब मॉडर्न एरा में हम लोग जाने, एंशिएंट हिस्ट्री में भी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भी इसका वर्णन है। ठीक है, तो उसको हम लोग जानेंगे कि क्या था एंशिएंट हिस्ट्री में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या बताया गया था, हमारे पुराणों में और उपनिषदों में क्या कहा गया। तो महर्षि कनाद एक महर्षि थे जो कि बहुत बड़े इंडियन फिलोसफर थे और 500 BC में इनका टाइमलाइन था, तो उस टाइम पे ये थे। तो आज से 500 BC का मतलब हो गया 2500 साल पहले महर्षि कनाद ने ये बताया था कि अगर हम लोग किसी मैटर को अगर हम लोग काटते जाएं, डिवाइड करते जाएं, काटते 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 एक स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया था। अब इसके बाद ये इन्होंने ये बताया कि अगर हम लोग किसी पार्टिकल काटते काटते अगर हम छोटे पार्टिकल तक पहुंच गए और उसके बाद इस पार्टिकल को काटना संभव नहीं होगा, तो जो वो पार्टिकल बचेगा, जो पार्टिकल होगा जिसको काटना संभव नहीं होगा, उसको हम लोग परमाणु के नाम से जानेंगे। ऐसा ये टेक्स्टेड है, ये ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इनके जो पोस्टुलेट है उसमें लिखा हुआ है। तो यही चीज को इसमें बताया गया कि अराउंड 500 BC इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाद पोस्टुलेट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग पदार्थ, मैटर को मतलब कि जो एंशिएंट संस्कृत भाषा है उसमें पदार्थ के नाम से होता है। इफ वी गो डिवाइडिंग मैटर वी शैल गेट स्मॉल एंड स्मॉल पार्टिकल। अगर हम लोग किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते चल जाएं तो छोटे से छोटे पार्टिकल हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, लास्ट स्टेज ऐसा आएगा, काटते चले जाएंगे तो लास्ट में एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा कि अब उसका फर्दर डिवीजन होना पॉसिबल नहीं होगा और वो जो लास्ट पॉसिबल पार्टिकल जो बचेगा उसको हम लोग परमाणु कहेंगे। ऐसा महर्षि कनाद के द्वारा 500 BC में बताया गया। ओके, अब एक दूसरा भी, तो ये तो एटम का कंसेप्ट बताया गया महर्षि कनाद के बाद। अब एक दूसरे ऋषि थे, इनका नाम था पादुका कात्यायनम। ठीक है, तो मैं नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, तो आप लोग इसका स्पेलिंग अच्छे से रट लीजिएगा अगर कहीं एग्जाम में आ गया तो इंडियन फिलोसफर ये भी थे। तो इन्होंने बताया था मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट में क्या बताया था, इन्होंने बताया कि जो एटम्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, जो महर्षि कनाद ने बताया परमाणु जो होंगे वो डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करेंगे फ्री स्टेट में, नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जो कि एक मैटर का फॉर्म फर्दर बनाएगा। मतलब कि कहने का मतलब होगा कि कोई भी सिंगल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ग्रुप ऑफ परमाणु के रूप में या एटम्स के रूप में एग्जिस्ट करेगा कोई भी। तो ये एक तरह का मॉलिक्यूल का कंसेप्ट को बताया जा रहा है इनके द्वारा। ठीक है,
अब हम लोग कुछ, तो ये तो इंडियन फिलोसफर की बात है। अब लोग जो वेस्टर्न फिलोसफर है, या फिर उस समय तो ग्रीक में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, जो आज का ग्रीस है, तो उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, ग्रीक फिलोसफर के द्वारा क्या कहा गया, तो वो हम लोग जानेंगे। तो डेमोक्रेटस एक उस समय के फिलोसफर, ल्यूसिपस नाम से एक अलग अलग फिलोसफर थे। तो ये हो गया डेमोक्रेटस का फोटो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ल्यूसिपस का फोटो ये यहाँ पे हो गया। तो इन दोनों के सेम पीरियड के, लगभग उसी पीरियड से या थोड़ा उसके बाद के पीरियड के थे, लगभग 2000 प्लस साल पहले ही है, बीसी का ही बात हो रहा है। तो वहां पे इन्होंने बताया कि अगर हम लोग किसी मैटर को डिवाइड करते चल जाएंगे, तो वही सेम कंसेप्ट बताया कि अगर डिवाइड करते चल जाएंगे तो एक ऐसा फेज आएगा कि जहां पे हम लोग फर्दर पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और डेमोक्रेटस ने इस इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसको हम पार्टिकल डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसका नाम एटम्स के नाम से दिया, ठीक है। और एटम्स का ग्रीक में मीनिंग ही होता है इंडिविजुअल, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सके। तो वैसा पार्टिकल जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सके उसको एटम कहेंगे। ये डेमोक्रेटस के द्वारा बताया गया, एंशिएंट ग्रेट फिलोसफर थे। सेम कंसेप्ट है जो मर्सी कनाद ने बताया, वही सेम कंसेप्ट इन्होंने बताया। अब हम लोग फास्ट फॉरवर्ड होके मॉडर्न एरा में आ जाते हैं कि मॉडर्न एरा में डेवलपमेंट। तो ये एंशिएंट ग्रीक का डेवलपमेंट था, जो अभी तक हिस्ट्री में पढ़ा, मोर देन 2000 एंड 2005 ईयर्स एगो, 2500 ईयर एगो का था कंसेप्ट। अब हम लोग फास्ट फॉरवर्ड होके आ गए 18th सेंचुरी में, सीधा 18th सेंचुरी में। यहाँ पे 18th सेंचुरी में आके एलिमेंट्स और कंपाउंड, जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ा, तो इसका डिफरेंस समझा गया, ठीक है, साइंटिस्ट के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो अब जाके 18th सेंचुरी में समझ में आया कि अच्छा, एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है, कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, कैसे एलिमेंट और कंपाउंड डिफरेंट होते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स का डिस्कवरी इस समय मॉडर्न एरा में शुरू हुआ। ओके, इसके बाद ये भी जाना गया कि कैसे दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, और जब कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, कंबाइन करके क्या बनता है, फर्दर कोई दूसरे कंपाउंड बना लेते हैं या फिर कोई फर्दर न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस होता है। इस तरह का कंसेप्ट एक्सपेरिमेंट कर करके पता किया। ये सब मॉडर्न एरा का डेवलपमेंट है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलें। इसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, इसमें से अब हम लोग चैप्टर को शुरू करें। तो ये तो इंट्रोडक्शन था, अब नेक्स्ट वाला पार्ट से फुल चैप्टर शुरू हो जाएगा।